16, 97. 80, 112. Priya Verma, 123, 90. Good morning, sir. Very good morning. 29, 129, 74. 96, 75. 110, 76. 78, 71. 102, 82. 127, 70. 86, 180. 72, 108. मोहम्मद जुबैर 86, 72 गया. 100, 84. 68. प्रियंका गहलोत 87. 201. प्रफुल्ल महाजन, लव जसवाल. 103, हो गया है. लव जसवाल हो गया. 103, 79. 103, 79. 75, 67. 111, 107. 94, 73. 132, 100. 81, 126. Good afternoon, sir. Very good Good afternoon, sir. 15, Narayan Bilga. Lina 73. 128. 1 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे सेशन. After 1 minute, I will start the today session. 73, having certain problems, network issue. Muralidhar Prajapat 92.
104, 46. Neha Sharma 98. Okay. Now I'm going to start our last lecture to continue. I was discussing about the how can you find the half range Fourier expansion. What is our today's topic, sir? Examples on half range Fourier series, and if time permits to me, I will tell you about the 4th unit basic elements. What are basic elements by which you can understand unit number 4. तो ये सब हमने कल डिस्कस किया था, कल की क्लास में यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में बताया था कि हम लोग इस क्वेश्चन में ये देखना चाह रहे हैं कि फंक्शन का हम इवन है कि ऑड है, क्योंकि इंटरवल हमारे पास पूरा कंप्लीट दे रखा है, इसलिए हम इसमें ऐसे केस में हम इवन ऑड कंडीशन फंक्शन की टेस्ट करेंगे ताकि हमारा टाइम जो है बच जाए। तो टाइम बचाना है हमें हर क्वेश्चन में, तब जाके कुछ जो क्वेश्चन होंगे जो लॉन्ग होंगे उसमें आप लोग वो टाइम एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको टाइम सेविंग मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ, थ्रू बाय विच यू कैन प्रोसीड ऑन टू सक्सीड ऑन दिस टॉपिक हियर। सो एज we have know very well the condition of even and odd functions, so sin x is separately the odd function, while it is we are showing by as an absolute form, that is absolute value is always positive, so that's why mod of sin x is an even function. So of course in this case the value of the Fourier coefficient as bn is 0, so therefore in this case you are getting a half range cosine series. So what will be the formula for half range Fourier cosine series is fx equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity n cos of nx, because here L is pi, L की जो वैल्यू है पाई है, तो इसलिए आप ये फार्मूले में मैं आपको जो आपको पिछली क्लास में बताया था वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में L की जगह पाई रख देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आ रहे हैं हम लोग a0 n और दिन फोरियर कोएफिशिएंट को हमें 1 बाय 1 करके इवैल्यूएट करना है और इस फॉर्मूले को इस वैल्यू को इसमें रख देना है। तो सबसे पहले हम a0 को प्रिडिक्ट करते हैं, a0 की वैल्यू है 2/पाई 0 से पाई, फंक्शन आपका मॉड ऑफ sin x है, पर हम जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो उसको sin x लेंगे, तो sin x का इंटीग्रेशन होगा आपका cos x, फिर इसमें आप अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू जो है आपकी 4/पाई आएगी। फिर इसके बाद में यहाँ तक था जहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके पास यहाँ पर 2/पाई है, 0 to पाई है, और फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जो हमने पहले के कई क्वेश्चंस में सिंगल इंटीग्रल को सॉल्व करते समय हमने यूज की थी। तो 2 sin a cos b का यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, sin ऑफ 2 थीटा cos 2 sin ऑफ 2 थीटा, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये sin का इंटीग्रेशन cos में आएगा, और फिर इसमें लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कुछ रिजल्ट तो मैंने आपको पहले बताए थे कि cos ऑफ n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, तो वो वैल्यू भी आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये जो सेकंड फोरियर कोएफिशिएंट है वो n की जो वैल्यू आपको मिलती है वो आएगी -2/पाई ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस -1 की पावर n/n स्क्वायर -1, वेयर यदि n की वैल्यू यहाँ पर 1 अपन रख देते हैं तो ये वैल्यू जो है, क्योंकि हमारा जो सीरीज है उसका जो डोमेन है वो 1 से शुरू होता है, उसकी शुरुआत 1 से होती है, इसलिए यदि हमने यहाँ पर n की वैल्यू को 1 रख दिया तो एक नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ जाती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं वही हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिया है। जब भी ऐसा हो जो आपने इस फॉर्मूले से इसका रिजल्ट निकाला है, ये जनरल रिजल्ट है, आप a1 a2 a3 a4 जो भी वैल्यू चाहिए वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर n बराबर 1 पर डिफाइन नहीं हो रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है, ऊपर तो फाइनाइट क्वांटिटी है, तो इसलिए हम
कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इस जनरल फॉर्मूले से डिफाइन नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको सेपरेटली ऐसा कैलकुलेशन हम इस बात को क्रॉस चेक करेंगे। तो हमें इसका क्रॉस वेरिफिकेशन जब भी करना होगा ऐसी वैल्यू के लिए, तो हम क्या करते हैं, ये जो जनरल फॉर्मूला है बेटे, इसमें आप सभी लोग n की वैल्यू 1 रखते हैं। तो n बराबर 1 पे आपका ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 2/π 0 से पाई sin x इंटू cos ऑफ x। तो cos ऑफ x, अब इसके बाद फिर इसको sin cos से कंबाइन करेंगे और फिर इसके बाद आप लिमिट रखेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 0 मिलेगी। करके देखिए इंटीग्रेशन, सभी लोग ये इंटीग्रेशन करिए। मुस्कान मौलविया, करिए वाला इंटीग्रेशन और फिर मुझे बताइए। तो जो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज होगा इसमें। नहीं, मल्टीप्लिकेशन यूल आइलेट आपको जरूरत ही नहीं है बेटा, आइलेट रूल लगाने की जरूरत नहीं है ना। sin 2 थीटा cos x है, sin cos जब दोनों प्रोडक्ट में अरे सर, sin 2x हाँ तो 2 का इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे, 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, sin 2 थीटा ये sin 2 होता है। हाँ बेटे, sin 2 थीटा का फार्मूला लगाओगे और फिर इसके बाद आपको sin 2x आएगा, फिर sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, minus का cos 2x by 2 cos 2x Cos 2x by 2. क्या सर, cos 2x by 2 माइनस होगा कि प्लस होगा, minus minus हाँ माइनस की गलती हमेशा करते हैं सभी स्टूडेंट, तो ऐसा आप मत करो, माइनस की गलती मत करो बेटे। हालांकि आंसर Yes, sir. तो माइनस का इसका मतलब नहीं है, पर फिर भी हमें बहुत ध्यान रखना है, प्लस माइनस बहुत बड़ी चीज होती है मैथमेटिक्स में, वो आपको क्या करती है, वो इंटरफेयर करेगी आपको आगे बढ़ने में, ठीक है। ओके चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस में हाफ रेंज फॉरियर एक्सपांशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर समेशन को अपन ओपन कर देंगे। तो एफ एक्स की जगह अपन साइन मॉड एक्स रख देना है इक्वल टू a0 by 2। तो a0 की जो आपकी वैल्यू आई है 2 से 2 कट गया तो क्या बचा ऊपर 2/π बचा, फिर माइनस साइन, मतलब हमने यहाँ क्या किया है इसमें समेशन, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है इसलिए आपका माइनस आएगा, फिर इसके बाद जो है समेशन का साइन आएगा, उसमें n इक्वल टू 1 के लिए आपके पास ये वैल्यू 0 दे रखी है, n बराबर 2 के लिए आपको इस फॉर्मूले से, इस जनरल वैल्यू से जो कि एक जनरल फॉर्मूला है उससे वैल्यू निकालना होगी, वो कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी वो यहाँ रखेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। ऐसा करके पहली दो टर्म यहाँ पर इसमें लिख दी है मैंने कोसाइन की, और इसके पहले जो टर्म है वो कांस्टेंट की। तो इस तरह से आपको अपने दिए हुए क्वेश्चन का फोरियर सीरीज का आंसर मिल जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो फाइंड द फोरियर साइन सीरीज एंड द फोरियर कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन f of x equal to x on the interval 0 to l। यहाँ पर हमें एग्जामिनर खुद आगे होके बोल रहा है कि इस फंक्शन के लिए हमें हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज लिखना है, मतलब हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज भी निकालना है और कोसाइन सीरीज भी निकालना है, ठीक है। So f of x happens to be an odd function of x for any domain centered to at x equal to 0. The odd function extension of fx to the interval -1 to 1 is fx itself. So evaluating the Fourier sine coefficient, हमें पहले फोरियर साइन कोएफिशिएंट निकालना होगा। यदि साइन हाफ रेंज साइन सीरीज लिखना है तो साइन सीरीज के लिए हमारे पास bn का क्या बेसिक फार्मूला होता है 2/l होता है, 0 to l होता है। fx की जगह x रखेंगे, साइन ऑफ n पाई x अपॉन l लेंगे इनटू dx। तो यहाँ पर आपके पास l की वैल्यू 1 दे रखी है तो इसलिए अपन ने 1 रख दिया, तो 2/1 इंटू 0 to 1 x साइन ऑफ n पाई x अपॉन 1 इंटू dx फॉर n इक्वल टू 1 to 3 अप टू इन्फिनिटी। फिर इसके बाद हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड फार्मूला ऐसे केस में लगता नहीं है, बाय पार्ट से करना होगा। क्योंकि एक फंक्शन एल्जेब्रिक दिया है तो इसलिए अपन आई रूट लगाएंगे। आई रूट मतलब आई रूल जो आप लोग बोलते हैं वो अप्लाई होगा, जिसमें फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक को लिया जाएगा और दूसरा फंक्शन आपका साइन फंक्शन है। जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में से एक फंक्शन एल्जेब्रिक होता है तो उसको हमें फर्स्ट फंक्शन मानना ही है।
ताकि हमें आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो वही हमने यहाँ पर किया। इंटीग्रेशन पार्ट से करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले x का करेंगे, x का नहीं करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। साइन का इंडिकेशन क्या होता है, अभी बताया था पहले मैंने, माइनस कॉस ऑफ n पाई x अपॉन 1, और l की जगह 1 है, और डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर साइन का जो कोएफिशिएंट है, x का जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट है n पाई, तो n पाई से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका पहली टर्म का इंटीग्रेशन हो गया। फिर इसके बाद हमारा जो इंटीग्रेशन बार्स का बेसिक फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हम लोग सेकंड टर्म लिखते हैं और फिर से दोबारा उसका इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर लास्ट में हमें उसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रखना है 0 to 1 रखेंगे सभी लोग इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। और जो भी हमने इसके पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले रिजल्ट्स आपको बताए थे कि sin n पाई 0 होता है, cos ऑफ n पाई की वैल्यू -1 to n होती है, उन सारे रिजल्ट्स को यूज करके ये जो हमारा हाफ रेंज साइन सीरीज का जो कोएफिशिएंट आता है उसकी वैल्यू आ रही है Pn की वैल्यू 2/n पाई इंटू -1 की पावर n plus 1। All of you cross verify these results definitely after the class. Therefore, the Fourier series for function f(x) on which also the Fourier series for f(x) equal to x on the interval this is f(x) equal to 2 into n equal to 1 to the -1 की power n sin of n pi x upon n। So यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो आप रख दिए। फिर इसके बाद हम लोग इसका समेशन साइन ओपन करेंगे। समेशन के साइन को आपको ओपन करना है। तो पहले 1 2 3 टर्म्स हमने लिख दिए, 4 टर्म लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 टर्म एटलीस्ट शो कर दीजिए। So this function happens to be continuous and differentiable at x equal to 0, but is clear discontinuous at the end points of the interval ±1. So fifth order partial sum of the Fourier series for f(x) equal to x on these intervals इस तरह से हम लोग फोरियर सीरीज हाफ रेंज साइन सीरीज निकालेंगे, क्योंकि कोसाइन सीरीज की इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन होता तो हमने को कोसाइन सीरीज की जरूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में आपको कोसाइन सीरीज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोसाइन सीरीज की इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका फंक्शन ऑड दिया हुआ है। इवन फंक्शन की सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आप लिख दीजिएगा कि इसमें हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से आप लोग इसको कंक्लूड करेंगे आपने इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चंस आप लोग इसमें सॉल्व करेंगे। प्रणय अग्निहोत्री, निशा बोलिए। निशा कोई डाउट हो तो? कहिए निशा। सर जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है वो भी करना है क्या सॉल्यूशन में? यदि आपको कुछ एग्जामिनर स्पेसिफाई करता है तो आप ग्राफ बनाइए, नहीं तो अदरवाइज अपने को जैसे फोरियर साइन सीरीज बोलिए तो जो आपका लास्ट रिजल्ट आता है वहां पर कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। तो सर वो ग्राफ समझ में नहीं आया, एक बार एक्सप्लेन कर देंगे क्या प्लीज? ठीक है, देखो y इक्वल टू x क्या होता है हमारी, fx इक्वल टू x दिया, मतलब fx इक्वल टू x दिया, इसका मतलब क्या होता है, fx इक्वल टू x दिया है, fx इक्वल टू फंक्शन क्या दिया है आपको, x दिया है ना, तो y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ जो होता है वो ये होता है जो हमने रेडिश कलर से आपको बता रखा है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर ये भी बता रखा है कि इस तरह से ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, मतलब इसके अपन कंटिन्यूटी को भी हमने चेक किया है। यदि हम कंटिन्यूटी को इस फंक्शन की f ऑफ x इक्वल टू x की कंटिन्यूटी हम +1 और -1 पर, मतलब एंड पॉइंट पर, एंड पॉइंट क्या है आपके इस फंक्शन के, जो इस इंटरवल में आपको डिफाइन है वो 0 -1 से +1 है, -1 से +1 में है।
आपके एंड पॉइंट से -1 से 1, तो इस पर हमने इसकी कंटिन्यूटी भी चेक की है। ठीक है, ये मैंने ओके सर। एडिशनल बात आपको बता रखी है। ठीक है, यदि ठीक एग्जामिनर है। पूछे तो आप लोग ये एडिशनल आंसर इस क्वेश्चन का आप दीजिएगा इस तरह से। तो ये -1 और +1 पे अपने कंटिन्यूटी इसकी टेस्ट की है। ठीक है, थैंक यू सर। अब हम इस स्लाइड को एंड कर रहे हैं। अब हम आपको नेक्स्ट उससे जोड़ने जा रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, स्टॉप शेयरिंग। बिल्कुल तो आने में टाइम लेता है। 68 का बहुत नेटवर्क इशू आ रहा है। रुकिए, उसके पहले गली ये जो चैप्टर है हमारा 4th यूनिट, जिसका एक्चुअली ये जो बिलोंग करता है मैथ्स की एक और ब्रांच होती है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। एलजेब्रा के बारे में सभी लोग जानते हैं। एलजेब्रा का सभी के दिमाग में बेसिक आइडिया है, जो आपको 6th क्लास से मैथ्स में पढ़ाया जा रहा है, एलजेब्रा। ठीक है, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते हैं कुछ, और फिर इसके बाद इन जनरल वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं, और फिर इसको लेके हम लोग फंक्शन की भी बात करते हैं, है ना। फंक्शन के पहले अपन रिलेशंस की बात करते हैं। ओके, तो इसी का एक्सटेंशन है जिसको हम लोग लीनियर अलजेब्रा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमें बेसिक टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर को लेके स्टडी करना है, उन टॉपिक्स का नाम भी मैं अभी आपको पहले बता रहा हूं। वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, linearly dependent independent, basis of a vector space and linear transformation। ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो हमारे इस पार्ट से रिलेटेड हैं। वैसे तो लीनियर अलजेब्रा एक बहुत यूज ब्रांच है मैथमेटिक्स की, लेकिन अपनी जितनी टर्म्स हमारे को आगे और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में डील होना है, इन टॉपिक्स को लेके जिन चीज़ों को इन्वॉल्व होना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपकी इस चैप्टर में इंक्लूड की गई हैं। तो हमें वेक्टर स्पेस पढ़ना है। देखो, स्पेस के बारे में सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया होगा। स्पेस क्या है? कोई भी चीज का एग्जिस्टेंस होना है तो उसके लिए स्पेस रिक्वायर्ड होती है। तो व्हाट यू मीन बाय वेक्टर स्पेस? इज इट रिलेटेड टू वेक्टर? इसका मतलब क्या क्या ये वेक्टर से संबंधित है? देखो, वेक्टर आप सभी लोग जानते हैं, वेक्टर एक क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। उसको आप लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अभी तक? वेक्टर बोलते हैं। वही वेक्टर की डेफिनेशन है। लेकिन यदि वेक्टर के साथ यदि एक स्पेस का कनेक्शन कर दूं, मैं वेक्टर को मैं एक स्पेस से कनेक्ट कर दूं, तो एक नई चीज बन जाती है, वो एक नई चीज हो जाती है। तो पहले हम ये आपके बारे में ये बताएंगे कि भाई ये कैसे वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन होता है, और फिर इसके बाद हम इससे रिलेवेंट टॉपिक्स 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ये बहुत शॉर्ट यूनिट है एज कंपेयर टू दी अदर चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स ऑफ दिस कोर्स। 4 चैप्टर को यदि हम देखें 5 चैप्टर में से, ये 4th यूनिट बहुत सिलेक्टिव चीजें हैं, बहुत लिमिटेड चीजें हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में ये हो जाएगी ओवर, कोई इशू नहीं। बस मेनली आप लोग ये मेन कंसेप्ट क्या है कि वेक्टर स्पेस का निर्माण कैसे होता है, वो बात हमें समझना है। तो इसके लिए मैं आपको लीनियर अलजेब्रा का जो बेसिक टूल है जिससे ये सब्जेक्ट डिजाइन हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, कुछ इनिशियल स्लाइड को लेके। तो उसके पहले हम कुछ नोटेशन से एक्वेंट होंगे, और फिर इसके बाद यू आर इन दैट पोजिशन टू अंडरस्टैंड वेक्टर स्पेस। तो ये वेक्टर्स का भी होगा और ये स्केलर्स का भी स्पेस होगा। अभी आपके पास 2 क्वांटिटी थी, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती थी उसको आप क्या बोलते थे? स्केलर।
समझ रहे बात को, मैं कहाँ किससे क्या चीज कनेक्ट कर रहा हूं, बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आप अभी तक वेक्टर्स को पढ़ रहे थे, आपने वेक्टर के बारे में क्या जानकारी थी, आपके दिमाग में क्या जानकारी है कि सर एक क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, ओके। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन कुछ नहीं होता है, तो अपन उसको किस कैटेगरी में डाल देते हैं, स्केलर्स में डाल देते हैं। तो भाई यहां पर जो मैं ये बात करने जा रहा हूं आपसे, ये स्केलर्स का भी होगा वेक्टर स्पेस, और ये प्योरली वेक्टर्स का भी होगा। तो भाई स्पेस में वेक्टर्स और स्केलर्स दोनों में से कोई भी एक अवेलेबल होगा। तो क्या है उसकी कंडीशन, उसकी एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या है, क्या हमने अभी तक पढ़ी है? मैं आपको सिंपली ये बोलूंगा, इसके कुछ बेसिक क्लास आपने 11th क्लास में जरूर पढ़े हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, ऐड ऑन करूंगा। और जब हम उन बेसिक लॉ ऑफ अलजेब्रा को ऐड ऑन कर देते हैं तो एक वो नया फील्ड बन जाता है, वो एक नया एरिया बन जाता है जिसको वेक्टर स्पेस कहा जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप्स। उसके पहले कुछ नोटेशन की बात कर लें आपसे। आर, यदि रियल आर का मतलब होता है, आर को आप क्या बोलते हैं, कुछ बातें रिकॉल कर रहा हूं जो अभी तक की आपने लाइफ में की जर्नी जो है आपने उसमें गुजारी है समय में, और आपने उसको एक्चुअल नाम नहीं दिया है, उसका सही नाम नहीं दिया है। अब वो टाइम आ गया है जिसका नाम सही साथ अब आप उसका देंगे, प्रॉपर नॉमिनिकेशन करेंगे। ओके, उसका नॉमिनक्लेचर करना है। स्पेस, ठीक है, रियल नंबर्स का स्पेस जिसमें पूरे रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स के सेट को सभी लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, कोई भी सेट है तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से शो होता है। फिर आ रहा है दूसरा R2, R2 का मतलब R के ऊपर 2 पावर में, इसका मतलब आपको मैं बोलूंगा, आपने इसको जब आपको आपके टीचर ने रिलेशन का कंसेप्ट बताया था तब आपको बोला था। और मैं आपको एक और बात बताऊं, चलो इसकी क्या बात करता हूं मैं, रिलेशन की बात तो बाद में आई है, उसके पहले 10वीं क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये रिप्रेजेंटेशन देखा था, याद करो। इसको क्या बोलते हो, किसी पॉइंट की पोजीशन यदि किसी स्पेस में बताना है तो उसके लिए अपन 2 डायमेंशन में बताना है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, पहला x दूसरा y, x एक्सिस के लिए x, y एक्सिस के लिए y। ओके, इसको यहां पर लीनियर अलजेब्रा में ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है, ठीक है, दो एलिमेंट को जब अपन एक साथ लेते हैं। इसी तरह से हम यदि r³ कर दें, r की पावर 3 कर दे, इसका मतलब होगा कितने रियल नंबर आप कॉमा के साथ लेंगे तो आप क्या बोलते थे, 3 डायमेंशन XYZ। ट्रिपलेट, इसको नई भाषा में, एडवांस भाषा में ट्रिपलेट कहा जाता है। और ये जब हम एक और ऐड कर देते हैं, इसमें एक और मेंबर ले लेते हैं X1 X2 X3 X4, तो ये क्या कहलाता है बेटे, ऑर्डर सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। ओके, वेयर X1 X2 X3 X4 कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बेस में R है तो हम आपके सामने रियल्स को लेके बता रहे हैं। यहाँ पर इंटीजर्स भी हो सकता है, R की जगह I भी आ सकता है, R की जगह रैशनल नंबर का सेट भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है इस तरह से। और जब हम n एलिमेंट्स को ले लेंगे और इस तरह से, हेलो सर, मैंने एक क्लास चल रही है सर, मैं क्लास के बाद इसके ऊपर काम करूंगा। जी 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 जी, आपने बता दिया कि सर रिपोर्ट बनाइए कॉलिंग करके। जी 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 सर, जी जी जी, बस सर मैं कॉन्सेंट्रेट होके। जी जी सर आवाज नहीं आ रही है। 2 मिनट रुको बेटा, मैं एक हम फोन पे बात कर रहे हैं। मैं ऑफिस में हूँ इसलिए 10 मिनट का टाइम बचा है, मत करो, उधर बात कर रहा था मैं। देखिए, जब हम कलेक्शन ऑफ n एलिमेंट्स, जब हम n मेंबर्स को ले लेते हैं, मतलब इसको बोला जाता है, यदि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंस में बात करें तो इसको बोला जाता है n डायमेंशन।
क्वांटिटी, n डायमेंशनल सिस्टम। ओके, ये 4 डायमेंशन सिस्टम है, ये 3 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन और ये 1 सिंगल 1। केवल एक्स एक्सिस की बात करूं, केवल वाई एक्सिस की बात करूं, दोनों को साथ में नहीं लूं, ये मेरी चॉइस है। तो ये बात जब अपने पास इस तरह से आती है तो मैं आपको दूसरी तरफ ले जा रहा था कि जरूरी नहीं कि आर की जगह रियल नंबर्स हो। आप कोई से सेट जानते हैं बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। देखो भाई, मैं रियल नंबर्स लेके आपको एक नई बात सिखाना चाह रहा हूं। तो आप आर की जगह रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। आर की जगह आपके पास अभी तक आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, उन सब का सेट बना के आप यहाँ पर एक स्पेस डिजाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये एक स्पेस डिजाइन कर सकते हैं बेटे आप अलग अलग पॉइंट के मेंबर्स को लेके। ठीक है, मैंने रियल नंबर्स को लेके आपके सामने ये बात सिखाई है। आप रैशनल नंबर ले सकते हैं, आप इरेशनल ले सकते हैं, आप सेट ऑफ मैट्रिसेस ले सकते हैं बेटे। आर की जगह सेट ऑफ मैट्रिसेस भी हो सकता है। और किसी के दिमाग में रीजनिंग होने लगी होगी तो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है और पूछ सकता है कि सर मेरे दिमाग में एक और सेट याद आ रहा है। जो अभी तक की आपकी जर्नी है लाइफ की, उसी में से एग्जांपल यहाँ पर आप इवेलुएट करिए और फिर इसको आगे और ऐड करेंगे और एक्सलेक्ट करेंगे। हाँ बोलिए, कहिए, कोई कुछ बोल रहा था। ये सचदेट का निशान है, ये सचदेट का वर्टिकल लाइन सचदेट, या डबल बिंदु, कई लोग इसको 2 बिंदु से भी शो करते हैं। बोलिए, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया? मैं आपको और भी इसके एग्जांपल बनाना सिखा रहा था सर। हाँ कहिए सर, इसमें जैसे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, सर फोर्थ क्या है फिर? 4 डायमेंशन, 4 वैल्यूज। यदि 4 डायमेंशन, हाँ 4 वैल्यू, यदि हम 4 वैल्यू एक साथ इंटरटेन करेंगे एक समय में तो ये 4 डायमेंशन हो जाएगा। और यदि हम n वैल्यूज को एक साथ लेंगे, इसको बोला जाता है n डायमेंशनल सिस्टम। सर डायमेंशन तो 3 ही होते हैं हमेशा, XYZ। हाँ, अभी आपके दिमाग में हम जो देख सकते हैं, हम जो विजुलाइज कर सकते हैं वो 3D है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, n डायमेंशनल भी होता है, n डायमेंशनल भी होता है। इमेजिन किया जा सकता है बेटे इस तरह से, जैसे 3 डायमेंशन को आप करते हो, 4 डायमेंशन के बारे में सोचते हो, इसी तरह से उसको n डायमेंशन, ये जो n डायमेंशन क्वांटिटी होती है इसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशन वेक्टर। इसको एक इसके लिए इसके ऊपर एक सेपरेट मैथमेटिक्स की ब्रांच, एडवांस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स भी डेवलप हो चुकी है जिसका नाम है टेंसर एनालिसिस। लिखो सभी लोग, टेंसर एनालिसिस। टेंसर एनालिसिस में n डायमेंशनल सिस्टम ही स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने रेफरेंस की बुक ली है मैथ्स की, डॉक्टर BS गिरवाल, ऑथर का नाम है डॉक्टर BS गिरवाल, टाइटल है हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर BS गिरवाल, उसमें ये टॉपिक्स, ये जो फील्ड जो मैंने आपको बताई, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बताई, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। और आगे भविष्य में डेफिनेटली कोई ना कोई डेफिनेटली सब्जेक्ट में आपको ये चीजें फेस होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको एज ए बेसिक नोटेशन में यहाँ पर आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, इस अलजेब्रा को फॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर हम अगली कुछ बात और ऐड कर रहे हैं। द एलिमेंट्स ऑफ r⁻n are called points or vectors, so they are usually denoted by bold-faced letters as। यदि हमें इस स्पेस का जैसे r⁻n है, और इसके लिए मैं आपको एक और नया शब्द यहां पर यूज करूंगा, वो होता है टपल। टपल, TUPLE। r⁻n को हम स्पेस बोलते हैं और उसका कोई एक मेंबर होता है, उसका कोई भी मेंबर मतलब एक एलिमेंट में कितने कंपोनेंट्स होंगे? इस सेट के, इस स्पेस के, मतलब इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे? n। क्योंकि यहाँ पर कितने हैं बेटे, मैं n डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। इंटरनेट n एलिमेंट होंगे, प्रत्येक एलिमेंट जिसको मैंने यहाँ पर x से डिनोट कर रखा है, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, उसके फैमिली मेंबर्स कितने होंगे बेटे? n होंगे। x तो कभी पर्सन ये वाला नोटेशन भी ऑथर्स यूज करते हैं, राउंड ऑफ ब्रैकेट, टू डिनोट द मेंबर ऑफ ए स्पेस। और कभी कभी ये कॉलम मैट्रिक्स भी यूज किया जाता है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी यूज किया जाता है।
तो इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एन टपल ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि अभी हमने रियल आर की वैल्यू जो मेंबर्स हैं वो रियल्स लिए हैं, इसलिए हम ट्वेल्थ में था ना को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। हाँ बोलिए सर, ये वाला टॉपिक ट्वेल्थ में था। कहिए क्या बोल रहे हैं बेटा? ट्वेल्थ में था ना सर? 12 में तुमने यदि एडवांस स्टडी की है तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये टपल्स नहीं है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का बहुत एलिमेंट्री पोर्शन है। ओके, अब हम इसको स्टडी को आगे और बढ़ा रहे हैं। एडवांस स्टडी, ये देखिए, the ith entry of the vector x1 x2 x3 xn is called the ith coordinate or its ith component। जैसे अपन ने यहाँ पर कोई भी एक मेंबर को अपन शो करना चाहते हैं, अलग से बताना चाहते हैं, तो इस तरह से अपन उसको क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये ith कोऑर्डिनेट और ये nth कोऑर्डिनेट। हम यदि इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कनेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x1 is a ith coordinate, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये ith कोऑर्डिनेट और ये xn कोऑर्डिनेट। फिर इसके बाद बात आ रही है कि सर जीरो वेक्टर भी आएगा, तो हम यदि जीरो लेना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसको शो अप करेंगे। यदि हम n डायमेंशन में बात करें तो सारे मेंबर्स उसके क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। if x equal to x1 x2 x3 xn, अब हमें कुछ और बातें इसमें आगे पढ़ना है कि कैसे हम दो वेक्टर को प्लस करते हैं और कैसे हम एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक एलिमेंट को x से डिनोट कर दिया, x1 x2 x3 xn, और दूसरे मेंबर को अपने y equal to y1 y2 y3 yn से डिनोट कर दिया। और द वेक्टर्स इन आवर स्पेस r की पावर n, जिसको n टपल का सेट बोला जाता है, ऑफ रियल्स का है, then their sum is defined as the vector sum x plus y equal to, देखिएगा what is going on। आपको यदि दो वेक्टर्स का सम करना है तो लीनियर अलजेब्रा ये बोलता है, जैसे आप लोग दो मैट्रिक्स का सम करते आए हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों में ऑर्डर सेम का मतलब क्या हुआ, दोनों में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स दोनों में n एलिमेंट्स है, इसमें भी n एलिमेंट्स है, ये संभव है, ये दिख रहा है कि वैलिड है। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होती है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपन जोड़ देते हैं, सेम पोजीशन के एलिमेंट को प्लस कर देते हैं। जैसा आप मैट्रिक्स में रूल जानते हैं वही यहाँ पर भी आपका अडॉप्ट हो रहा है। सो पहला एलिमेंट फर्स्ट मेंबर क्या है, पहले वाले वेक्टर का x1 है, दूसरे वाले वेक्टर का पहला एलिमेंट क्या है, y1 है, दोनों का प्लस कर दीजिए। फिर x2 y2 फिर xn yn। अब इसके बाद सपोज करो कोई एक इस तरह का मेंबर है, वेक्टर है, उसमें यदि हमें किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको भी हम यहाँ पर एक बार सीख लें। कुछ नहीं, जैसे अपन किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पूरे को सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी वही कर रहे हैं हम लोग। हमने सी का इसमें मल्टीप्लाई किया, मतलब सारे मेंबर्स में मल्टीप्लाई करना है। सर स्केलर्स क्या होता है? स्केलर्स वे होते हैं जिनका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, एक फिक्स क्वांटिटी होती है। अब आ रहे हैं हम दूसरी इंपॉर्टेंट बात को सीखने जा रहे हैं, इसके बेसिस से व्हाट टू मीन बाय बाइनरी ऑपरेशन। अगली इंपॉर्टेंट बात आ रही है, तब आप जो है वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट समझ पाएंगे। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम बचा है, कोई बात नहीं, जितना आज सीख रहे हैं हम उतना सीखें, फिर आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। हाँ बोलिए, कहिए। फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए सर। ठीक है बेटा, इसके पहले वाली ये वाली है, शुरुआत यहाँ से हुई है। इस पर सभी लोग चिंतन करेंगे और इसके एग्जाम्पल ढूंढेंगे। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आज का होमवर्क है। ये दूसरी स्लाइड है, सॉरी इसके पहले वाली, ये थी इसके पिछले वाली स्लाइड। मन से ढूंढेंगे।